नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीजीटीटी की परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है और ये जो परीक्षा है ये 2020 में होने वाली थी, लेकिन 2022 में होने वाली है। इसके अंतर्गत प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर दोनों में ही 30 अंक के जो प्रश्न हैं और जो 30 अंक के 30 प्रश्न हैं वो हिंदी से पूछा जाता है। हिंदी के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है सब कुछ सिलेबस में आपको बताया गया है। नहीं देखा है सिलेबस वाला वीडियो तो जाके ज़रूर देखिए। हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला एक टॉपिक है। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या समझना है, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, फिर बेल आइकन दिखेगा उसे दबाइए। इससे आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सकेगी। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पद बंध। पद बंध से छोटी इकाई पद। पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण। तो ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ से भी प्रश्न हिंदी में पूछा जा सकता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है या फिर वर्ण, या उसी को अक्षर भी आप कह सकते हैं। ठीक है। राम शब्द में 2 अक्षर राम एवं 4 वर्ण देख सकते हैं। आधा आ, बड़ा आ, आधा मा और आ। तो ये सब जानना जरूरी है, तब आपका हिंदी का प्रश्न अच्छे से बन पाएगा, क्योंकि हिंदी में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण। ऑप्शन में या ध्वनि दिया रहेगा या वर्ण दिया रहेगा, तो ये हमको यहाँ पता चलता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं वर्णमाला से संबंधित बातें। वर्णमाला जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अल्फाबेट। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला, तो यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसे ध्यान में रखना है। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, जिसमें 10 स्वर 35 व्यंजन। लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। तो इस चीज को ध्यान रखें कि उच्चारण के आधार पर तो 45 वर्ण ही हैं, लेकिन लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं, और उसमें भी 52 में 13 जो है स्वर में आता है और 35 व्यंजन में, और 4 जो है संयुक्त व्यंजन में आता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। अब आगे स्वर के अंतर्गत देख सकते हैं, दिया हुआ है आ ई उ ऋषिकरा ए ओ अम आहा। 10 धन 3 13। जो कोष्टक में दिया है ये कोष्टक का 3 है और बाकी 10। तो अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन में या तो 10 दिया रहेगा या 13 दिया रहेगा। 10 और 13 दोनों को एक साथ नहीं देगा। तो अगर 13 दिया है तो आपका उत्तर होगा 13, और अगर 10 दिया है तो आपका उत्तर होगा 10। आगे इसमें देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन में भी आपको समूह याद रखना है। समूह का मतलब का वर्ग क ख ग घ अंगा, चा वर्ग में च छ ज झ इया, टा वर्ग में ट ठ ड ढ अना, और ये अड़ा और ये अड़ा दोनों, इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा द्विगुण व्यंजन है, और ऑप्शन में ये दोनों दिया रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है, जैसे हम गढ़ लिखते हैं तो ये जो गढ़ अड़ वाला जो ध्वनि है ये यहाँ से आता है, और वैसे ही ये जैसे हम जड़ लिखते हैं तो ये वाला अड़ा है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। त वर्ग में त थ द ध न है। प वर्ग में प फ ब भ म। अंत स्थ, इसको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है प्रश्न, अंत स्थ वर्ण कौन सा है? तो ये देखिए या है, रा है, ला है, ल है, य र ल व, ये अंत स्थ व्यंजन में आते हैं। वैसे ही ऊष्म व्यंजन में आते हैं शक्कर कसा, षटकोण कसा, श्रोता कसा और हा।
सामान्यतः हम तीनों सा को एक ही तरह से उच्चारण कर देते हैं आजकल, लेकिन ये तीनों सा का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या पता चलता है कि 33 धन 2, जिसमें 2 द्विगुण व्यंजन है और बाकी के 33 व्यंजन है, टोटल 35। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ये यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें ये है छ, त्र, ज्ञा और श्रा। तो जो ये छ है वो आधा का और षटकोण का सा से मिलकर बनता है, और त्र जो है आधा ता और रस्सी का रा से मिलकर बनता है, और जो ज्ञा है वो आधा ज और इया से मिलकर बनता है, और श्रा जो है आधा शक्कर का सा और रा से मिलकर बनता होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है हिंदी में कि छ किन दो व्यंजन से मिलकर बनता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑप्शन में इस तरह से दिया रहेगा आधा का और षटकोण का सा, तो आपको पता होना चाहिए कि आधा का और षटकोण का सा से मिलकर बनता है छ। और इसी तरह त्र, ज्ञा, झ के विभिन्न जो हैं व्यंजन हैं जिनसे मिलकर बनता है, इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। आगे देखते हैं, विदेशों से आगत गृहीत ध्वनियाँ। तो कुछ ध्वनियाँ जो हैं विदेशों से लिया गया है, विदेशी भाषाओं से लिया गया है, जो हिंदी में उपयोग किया जाता है। जैसे अरबी फारसी से देख सकते हैं कि आ के नीचे छोटा सा बिंदु है, क, ख, ग, ज, फ, इन सब के नीचे छोटा सा बिंदु का प्रयोग किया गया है, तो इसको हम कहते हैं तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण। ठीक है, तल बिंदु कहा जाता है ये छोटे छोटे बिंदु जो लगे हैं, जैसे ये आ लिखा है और उसके नीचे ऐसा छोटा सा बिंदु है, जा लिखा है उसके नीचे छोटा सा बिंदु है, तो वो सब होते हैं तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण। इसके अलावा अंग्रेजी से अर्ध चंद्र बिंदु वाले वर्ण का उपयोग किया जाता है, जैसे ये आ लिखा है और उसके ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु, ये जो होता है। तो ये होता है विदेशों से आगत या गृहीत ध्वनियाँ, अरबी फारसी से लिया गया है और अंग्रेजी से। दो चीज़ें यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके बाद नोट में जो लिखा है उसे भी हमें ध्यान में रखना है कि वर्णों की गणना दो आधार पे की जाती है, उच्चारण के आधार पे और लेखन के आधार पे। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47, 10 स्वर, 37 व्यंजन, 35 हिंदी के मूल व्यंजन, 2 आगत व्यंजन, 6 त्र, ज्ञा, स्रा एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है, ध्यान रखें इसका। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है, इसमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग में आते हैं। अब हम देखते हैं स्वर के संबंध में बातें। तो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी जाती है। ठीक है, 13 मानी जाती है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं। तो अगर पूछ दिया गया कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो ऑप्शन में अगर 10 नहीं दिया है 13 दिया है तो 13 आपका सही आंसर है। अगर 13 नहीं दिया है 10 दिया है तो 10 आपका सही आंसर है। और वो 10 हैं, देख सकते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये हैं। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा उच्चारण काल के आधार पर प्रश्न यहाँ से बन सकता है, इस सबको ध्यान में रखना है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर, तो ये जो है बटा हुआ है मात्रा उच्चारण काल, यानी उच्चारण का जो समय लगता है उसके आधार पर। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुस स्वर। तो इसमें याद रखना है ह्रस्व स्वर के उदाहरण, तो ये है अ, ई और उ। इसी प्रकार दीर्घ स्वर में बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए दोनों, ओ औ दोनों, और ये जो अर्ध चंद्र बिंदु वाला आ, ये सब दीर्घ स्वर में आते हैं। पुलुस स्वर का उदाहरण आप देखेंगे तो इसमें इस तरह के स्वर जो ये होते हैं, इस तरह का चिन्ह जो लगता है वो होता है पुलुस स्वर के अंतर्गत, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो खास करके इसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर के बारे में आपको पता होना चाहिए, उदाहरण उनका याद होना चाहिए। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है उच्चारण में, तो उदाहरण आपको पता होना चाहिए। दूसरा है जीभ के प्रयोग के आधार पे। तो जीभ के प्रयोग के आधार पे एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पश्च स्वर। तो इसमें भी हमको उदाहरण पता होना चाहिए। तो अग्र स्वर के अंतर्गत देख सकते हैं ई, ए, मध्य स्वर के अंतर्गत सिर्फ आ दिया है, और इसके बाद पश्च स्वर में
बड़ा आ है, ऊ है, ओ औ है और अर्धचंद्र बिंदु वाला आ है। तो ये जो उदाहरण होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, प्रश्न में ये पूछा जा सकता है। मतलब ऑप्शन दिया रहेगा, प्रश्न कुछ इस तरह बन सकता है, इनमें से अग्र स्वर का उदाहरण कौन सा है, और 4 ऑप्शन दे देगा, एक ई दे देगा, है ना, उसके बाद आ दे देगा, ऊ दे देगा, उद, तो आपको पहचानना होता है कि कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये जो उदाहरण है ये पता होना चाहिए। तो मध्य में सिर्फ आ है, देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मुख द्वार मुख विवर के खुलने के आधार पे। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें एक होता है विवृत, एक होता है अर्ध विवृत और एक होता है अर्ध संवृत। अंग्रेजी में भी नाम दिया है ओपन, हाफ क्लोज, और उसके बाद एक और है क्लोज। तो इनमें भी हमको उदाहरण याद रखना जरूरी है। तो देख सकते हैं विवृत के अंदर में जो बड़ा आ है वो है, अर्ध विवृत में आ है, ए है, औ है और अर्ध चंद्र बिंदु वाला आ है। अर्ध समृत में ए है और ओ है। समृत में आप देख सकते हैं, समृत में है ई ऊ। तो ये चीज़ें याद होना चाहिए। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, उसे भी हमें ध्यान में रखना है। उच्चारण के स्थान पे यहाँ चित्र के माध्यम से बताया गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, इनमें से कौन से उच्चारण स्थान तालव्य है, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नासिका या नासिक के उच्चारण स्थान के अंतर्गत ये सब दिया है, अंगा, इया, अना, ना, मा। ये दंत मूल्य के अंतर्गत है रा, ला। दंत ये था दंत मूल और ये है दंत, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे वत्स्य भी लिखा है और यहाँ पे दंत्य भी लिखा है, दोनों में अंतर है। तो ला वर्ग के सभी अक्षर आएंगे और सा आएगा। दंत और ओष्ठ में सिर्फ वा आएगा। इसी प्रकार मूर्धा या मूर्धन्य में ऋषि का रा है और टा वर्ग के सभी अक्षर हैं और षटकोण का सा है। इसी प्रकार तालु या तालव्य के अंतर्गत है ई और चा वर्ग के सभी अक्षर या है और सा है। कंठ धन तालु में ए है। ओष्ठ या ओष्ठ्य में ऊ और पा वर्ग के सभी अक्षर। ओष्ठ प्लस कंठ में ओ और आ अर्धचंद्र बिंदु वाला, और कंठ या कंठ्य में आ आहा क वर्ग के सभी और हा। तो ये पता होना चाहिए, इसको अच्छे से आप जरूर तैयार करके रखें। उच्चारण स्थान के आधार पे जो अक्षर हैं वो हिंदी में आप अधिक से अधिक प्रश्न बना सकते हैं। अब देखिए चौथा पॉइंट है ओठों की स्थिति के आधार पे अवृतमुखी और वृतमुखी, ये दो हैं। तो इसे भी हमको ध्यान में रखना है, उदाहरण खास करके। तो अवृतमुखी में है आ ई ए। वृतमुखी में ऊ ओ और आ चंद्र बिंदु अर्ध चंद्र बिंदु वाला। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृतमुखी या गोलाकार नहीं होते, वृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृतमुखी या गोलाकार होते हैं, तो ये हमको याद रखना है। पांचवा पॉइंट है हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर। तो इसमें देख सकते हैं नीर, नुनासिक या मौखिक स्वर, उसके बाद अनुनासिक स्वर। तो इसमें भी उदाहरण याद रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे आ ई आदि। अनुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो ये सब दिया है जिसमें चंद्र बिंदु लगा है। उसके बाद छठवा दिया है घोषत्व के आधार पर। तो इसे भी हम देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। तो जितने भी स्वर हैं 10 या 13 वो सभी क्या हैं, सघोष ध्वनियाँ हैं। तो ये हो गया दोस्तों स्वर के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। अब हम देखते हैं व्यंजन से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें, जिसको अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन अड़ा और अड़ा को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। तो याद रखना है, ये जो इस दोनों को जोड़ने पे 35 होती है और परंपरागत रूप से 33 माना जाता है। अब व्यंजनों के वर्गीकरण को भी हमें समझना है और ध्यान में रखना है। तो पहला दिया है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ का स्पर्श करते हुए निकले, उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। क वर्ग के
कंठ्य, च वर्ग के तालव्य, ट वर्ग के मूर्धन्य, त वर्ग के दंत्य तथा प वर्ग के ओष्ठ्य। स्पष्ट है कि स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम है कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, अर्थात कंठ पहले है तो ओष्ठ सबसे बाद में। अब यहाँ पे एक अच्छा सा सारणी बना हुआ है जिसे हमें ध्यान में रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो देख सकते हैं पहले कॉलम में यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग, फिर उच्चारण स्थान, फिर अघोष अल्प प्राण लिखा है, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण और सघोष अल्प प्राण नासिक लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। कंठ के अंदर उच्चारण स्थान होता है कंठ, जिसमें क, ख, ग, घ अंगा है। तो अघोष अल्प प्राण में का जाता है, अघोष महाप्राण में खा, सघोष अल्प प्राण में गा और सघोष अल्प प्राण में गा और सघोष महाप्राण में घा और सघोष अल्प प्राण नासिक में अंगा। इसी प्रकार वर्ग है तालव्य, उच्चारण स्थान है तालु, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग, जिसमें च, छ, ज, झ, इया। इसके बाद है मूर्धन्य, उच्चारण स्थान है मूर्धा, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग, ट, ठ, ड, ढ, अना। इसी प्रकार दंत्य, दंत्य का उच्चारण स्थान दांत, अक्षर है त, थ, द, ध, अना। ओष्ठ्य, उच्चारण स्थान है ओठ, प, फ, ब, भ, म। कुछ विद्वान चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों का ध्वनि का कंपन। अघोष जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। सघोष घोष, सघोष भी कहते हैं और घोष भी कहते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। अभी जो सारणी बताया गया क्रम से बना था उसमें तीसरा, चौथा और पांचवा जो कॉलम है। प्राण तत्व के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ क्या हवा से है। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले। जिन व्यंजनों के उच्चारण में की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो। जैसे यहाँ पे देखिए, इसे भी ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। य, र, ल, व, इसमें यह जो है तालव्य में आता है, र है वस्य में आता है, ला भी वस्य में आता है, लेकिन व दंत ओष्ठ में आता है। उच्चारण स्थान या का तालु है, र का दंत मूल मसूड़ा है, ला का दंत मूल मसूड़ा है और वा का ऊपर के दांत और निचला होठ। तो ये सभी हैं सघोष अल्प प्राण, य, र, ल, व सघोष अल्प प्राण में आते हैं। नोट इसमें दिया है उसे भी हमें ध्यान में रखना है कि यह व अर्ध स्वर ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन। र लुंठित जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। ल पार्श्विक जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व बगल से निकल जाए। उसके बाद एक है ऊष्म संघर्षी, जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खा कर निकले और ऊष्मा गर्मी पैदा करे। तालव्य, मूर्धन्य, वस्य और स्वर यंत्री स्वर यंत्र। उच्चारण स्तर है तालव्य का तालु, मूर्धन्य का मूर्धा, वस्य का दंतमूल मसूड़ा और स्वर यंत्री का स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि जो दिया हुआ है स, श, स, ह, ये सभी अघोष अल्प प्राण में आते हैं। इससे पहले हमको यार अलावा के बारे में बताए थे, यहाँ पे स, स, श, ह, तो इसे भी ध्यान में रखना है। उसके बाद एक और चीज़ है उसे भी ध्यान में रखना है, स्वर यंत्री ह है और सघोष महाप्राण में आता है। तो ये हमको पॉइंट है, ये ऐसी चीज़ों को पूछ दिया जाता है। तो इसमें जो हा है वो सघोष महाप्राण है, बाकी स, स, स तीनों अघोष महाप्राण है। इसके बाद उच्छिप्त अड़ा जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे फिर झटके के साथ नीचे को आए। अड़ा हिंदी के विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे, ठीक है। तो उच्छिप्त व्यंजन है ये। अब इसमें यह भी हमको पता होना चाहिए कि ये जो अड़ा और अड़ा है तो ये मूर्धन्य है, ये भी मूर्धन्य है, ये सघोष सघोष अल्प प्राण, लेकिन ये वाला है महाप्राण। कुछ आगत गृहित ध्वनियों के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो हमने पहले ही देखा था जिसमें जैसे कुछ का लिखा है उसके नीचे छोटा सा बिंदु है ना, तल बिंदु होता है। तो ये सभी तल बिंदु वाले व्यंजन हैं, आप देख सकते हैं। और इतना हमको पता होना चाहिए इसमें।
उसके बाद हमको ये भी पता होना चाहिए कि अयोग वह अनुस्वार है और विसर्ग है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो है अनुस्वार है, जैसे ये ऊपर जो बिंदु लगता है किसी भी अक्षर के, और ये जो विसर्ग है ऐसा वाला बिंदु, जैसे हम ये लिखते हैं आ और उसके ऊपर ये बिंदु लगा दिए, तो अनुस्वार वाला इसमें चिन्ह है। और जैसे हम ऐसा भी कभी कभी लिखते हैं 2 बिंदु, तो ये है विसर्ग का चिन्ह। तो अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण एवं विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए। परंपरा अनुसार जो अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। ये व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इनकी गणना स्वर के साथ होती है। इन्हीं की तरह लिखने में इनके लिए मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है। ठीक है, क्या लिखा है? अनुस्वार जो है और विसर्ग जो है लेखन की दृष्टि से स्वर हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। चूंकि इन दोनों का जाति योग ना तो स्वर के साथ है और ना ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोग वह कहते हैं। तो दोस्तों ये था वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन से संबंधित विभिन्न प्रकार की बातें। इससे संबंधित प्रश्न आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर, उसके बाद बेल आइकन दिखेगा उससे दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स बना है, वहाँ आप अपनी बातें, अपनी डाउट्स लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जाके विभिन्न लिंक और विभिन्न वीडियो के लिंक में जाकर उसे भी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।